आज बच्चे कहाँ पर है यार, सारे बच्चे? क्यों इतने बच्चे कम दिख रहे हैं आज? बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं। चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, कंसाइनमेंट का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। और मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो, स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम ना हो। एम आई ऑडिबल? यस, चलो यस, वंडरफुल। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके स्टडी मटेरियल का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल का। एज आई सेड, हम स्टडी मटेरियल के कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, कोई भी टॉपिक रहे, उसमें स्टडी मटेरियल हमें कवर करना बहुत जरूरी है। A of Agra sent on consignment goods valued of ₹1 lakh to B of Mumbai on 1st March 2016। बताओ कौन किसको गुड्स कंसाइन कर रहा है? A of Agra to B of Mumbai। बताओ कितनी वैल्यू के गुड्स कंसाइन हो रहे हैं? 1 लाख की वैल्यू के गुड्स कंसाइन हो रहे हैं। He incurred expenditure of ₹12,000 on freight and insurance। ही मतलब A incurred expenditure on freight and insurance ₹12,000। 12,000 रुपीज उसने incurred किया। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? A's accounting year closes on 31st December। A का अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है? 31st दिसंबर को क्लोज होता है। A कौन है? कंसाइनर है। B was entitled to a commission of 5% on gross sales plus del creditor commission of 3%। याद रखना, कमीशन इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स, चाहे वो डेल क्रेडिटर हो, रेगुलर कमीशन हो, चाहे वो ओवरराइडिंग कमीशन हो। B took delivery of the consignment by incurring expenses of 3,000 for goods consigned। by incurring expenses of 3,000 for goods consigned। मुझे बताओ, उसने हो सकता है कि 3,000 कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पे किया, उसने लिखा क्या है ना कि B took the delivery of consignment by incurring expenses of 3,000 for goods consigned। आगे लिखा हुआ है on 31st December 2016 B informed on phone that he sold all the goods for ₹1,50,000। सारे गुड्स बेच दिए by incurring selling expenses of ₹2,000। उसने उसमें सेलिंग एक्सपेंस भी इंकर्ड किया। कितने का सेलिंग एक्सपेंस इंकर्ड किया? 2,000 का सेलिंग एक्सपेंस इंकर्ड किया। he sold all the goods, he sold all the goods, he sold all the goods। पता, ऑल दी गुड्स का मतलब होता है उसने, उसके पास कोई भी क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं है, और उसने जो गुड्स बेच दिए वो कितने में बेचे? 1,50,000 में सोल्ड आउट कर दिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा आपको? आगे क्या लिखा हुआ है? He further informed that only 1,48,000 had been realized। Only 1,48,000 had been realized and rest was considered irrecoverable। बाकी का पैसा मिला नहीं, मतलब 2,000 रुपीज का लॉस हो गया। क्या वो, उसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट्स कहेंगे। सोच के बताओ, क्या डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है? डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है? डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है? अलाउड है। तो ये सिचुएशन में लॉस ऑफ बैड डेट्स कौन बेयर करता है? ये सिचुएशन में लॉस ऑफ बैड डेट्स कौन बेयर करता है? आंसर 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 चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। कंसाइनिंग। तो जर्नल एंट्री क्या आती है? जर्नल एंट्री क्या आती है? अनुष्का तनुष्का नहीं है क्या? अनुष्का तनुष्का कहां पर है? जर्नल एंट्री। हाँ, विवेक कहां पर है? अनुष्का तनुष्का कहां पर है? जर्नल एंट्री क्या आएगी? कंसाइनिंग जर्नल एंट्री क्या पास करेगा? व्हेन डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन अलाउड, क्या बैड डेट्स के लॉस को कमीशन की इनकम के साथ सेट ऑफ करते हैं क्या? तो अगर कमीशन की इनकम के साथ सेट ऑफ करते तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है? वृत्ति गड़ा कहां पर है आज? यस नहीं पूछा है मैंने, जर्नल एंट्री पूछी है। दिया परदेसी, आई आस्क यू जर्नल एंट्री, आई आस्क यू जर्नल एंट्री। हाँ बंद कर, दरवाजा बंद कर। दर्शना, ये कुछ भी लिखा है यार, कैश अकाउंट कहां से आ जाएगा दर्शना? हाउ कैन यू से बैड डेट्स टू कंसाइनमेंट? व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? कुछ भी वैभवी यार। हाँ वैभवी बराबर बोला है, वैभवी बराबर बोला है, लेकिन हितस्वी क्या है ये? बैड डेट्स टू कंसाइनमेंट की बैड डेट्स टू कमीशन होता है? दर्शना, कैश को कहां बीच में लेके आ गई तू यार? मैंने ये पूछा क्वेश्चन, व्हाट वाज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन वाज दैट कि कंसाइनी
ये वन एंट्री क्या होती है हितस्वी? दर्शना, व्हाट वाज माय क्वेश्चन कि कंसाइनी की बुक्स में क्या बैड डेट्स का अकाउंट रिकॉग्नाइज होगा तो क्या बैड डेट्स के लॉस को कमीशन की इनकम के साथ सेट ऑफ करेंगे? वो कौन करता है? कंसाइनी करता है। तो जब कंसाइनी करता है तो उसमें कैश बीच में कहां से आ गया कि कैश कहां लेके आ गए? दर्शना, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? हितस्वी, आई डिडंट गेट द पॉइंट. What are you trying to say? One entry मतलब क्या हुआ? Sorry sir, we have joined late. With some are we going? Sir, हम बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं बस. बैड डेट्स की एंट्री में कैश का सवाल कहां से आया? अनुष्का, तनुष्का, वी आर डूइंग सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10. नहीं, हितस्वी, यू डिडंट गेट माय पॉइंट. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था हितस्वी? माय क्वेश्चन वाज दैट कि बैड डेट्स के लॉस को कमीशन की इनकम के साथ सेट ऑफ करेंगे तो सेट ऑफ की एंट्री क्या आएगी? दैट वाज माय क्वेश्चन. ठीक है, दैट वाज माय क्वेश्चन. ओके, यू गॉट इट व्हाट आई मीन टू से? तो मुझे लग रहा है एंट्री आनी चाहिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट. मुझे लग रहा है सब बच्चों ने एंट्री भी गलत बोली है. ओम, गलत है, एंट्री गलत है. ओम, एंट्री गलत है तेरी. यार तुम लोग क्या कर रहे हो घर पे? रिवीजन नहीं, रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? व्हाट्स गोइंग ऑन यार, क्या चल रहा है ये? वैभवी वाडकर, तेरी भी एंट्री गलत है. हैव यू गॉन मैड? कुछ भी एंट्री बता रहे हो हम. ओमकार, एंट्री क्या है? और ओम, एंट्री क्या आएगी? क्या एंट्री ये आएगी क्या? कमीशन बैकडेट्स के लॉस को कमीशन की इनकम के साथ सेट ऑफ करेंगे. जब बैकडेट्स हुआ होगा तो कंसाइनी ने एंट्री क्या पास की होगी? बैकडेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट. आप लोग क्या घर पे पढ़ाई नहीं करते हो? और उसी बैकडेट्स के लॉस को क्या कमीशन की इनकम के साथ सेट ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या है यार तुम लोग भी यार, डिसअपॉइंट कर रहे हो यार तुम लोग. ये सब डिसअपॉइंटिंग नहीं, मजा नहीं आ रहा यार पढ़ाने से. तुम ठीक है, ओके. आगे क्या कर? On 31st December 2016, be informed that he sold all the goods for rupees 1,50,000 by incurring selling expenses of rupees 2,000. थोड़ा वेट करो, बीच में फोन आ गया था. Okay. He further informed that only 1,48,000 had been realized and the rest was considered irrecoverable. Would be sending the check in a day or so for the amount due along with the account sales. ठीक है. 5th Jan 2017, A received a check for the amount due from B and incurred bank charges of rupees 260 for collecting the check. And the amount was credited by bank on 9th Jan 2017. Write up the consignment account, finding out the profit or loss on consignment. B's account किससे बनाएंगे? एक ही बुक्स में बी का अकाउंट बनेगा. प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट and bank account in the books of consignor, recording the transactions up to the receipt and collection of check. आपने अगर प्रोफेशनल कोर्स में ये ध्यान नहीं रखा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, और जितना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको एग्जाम में प्रिपेयर करके आना है. उससे ज्यादा अगर आपने किया तो जेन्युइनली आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ये 11th 12th या बीकॉम की एग्जाम नहीं है
कि जहां पे जितना पूछा है उससे ज्यादा किया तो मार्क्स दे देंगे, ज्यादा देंगे। यहाँ पे जितना पूछा गया है उससे कुछ भी ज्यादा किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एंड इफ यू फील इट, देखो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो किसका पार्ट बनना चाहिए, आपके सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वो किसका पार्ट बनना चाहिए, आपके सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए। और जैसे अगर अगर आपको लग रहा है कि ये इसका वर्किंग जरूरी है तो फिर वो किसका पार्ट बनना चाहिए, आपके वर्किंग नोट का पार्ट बनना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ ये है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, बीज अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। कंसाइनी की बुक्स में अकाउंट बनाने नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन मना कर रहा है कि कंसाइनी की बुक्स में अकाउंट्स नहीं बनाने हैं और आप कंसाइनी की बुक्स में अकाउंट्स बना के आ गए तो आपके मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, ऊपर से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है। इसीलिए ध्यान रखना, प्रोफेशनल कोर्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू ओनली दे रिक्वायर्ड। करेक्ट है, यू शुड ओनली प्रिपेयर सच थिंग्स जो उनकी रिक्वायरमेंट है, एंड अदरवाइज यू गोइंग टू लूज योर मार्क्स। और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट। आप भी एक ना रफ में बनाते हो चलोगे और बाद में फेयर करोगे उसको। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, मुझे बताओ कितने के गुड्स, और कौन सा अकाउंट बनाना है, हमें बीज अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है, बीज अकाउंट, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। थर्ड बनाना है बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट। मैंने पहले कहा ये आपके स्टडी मटेरियल का अनसॉल्व क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हम स्टडी मटेरियल के कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत बार स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं। तो दे आस्क सेम क्वेश्चन समटाइम्स। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। मुझे बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट जब भी बनाएंगे तो मुझे तो क्या हुआ, ए ऑफ आगरा सेंट, किसकी बुक से बना रहे, ए की बुक से बना रहे। ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अरे सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यू ₹1,00,000। तो क्या 1,00,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्या एंट्री क्या आ जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ही इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹12,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ही मतलब कंसाइनर, कंसाइनर 12,000 का एक्सपेंस कर रहा है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और उसकी डिटेल्स लिख देना वहां पे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस करके। एज अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31st December। ए का अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31st December को क्लोज हो रहा है। बी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल्स एंड प्लस डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ 3%। मुझे बताओ सेल्स कितने का हुआ था, देखो ना नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है सेल्स कितने का हुआ था, 1,50,000 का सेल्स हुआ था। तो सेल्स की एंट्री क्या आती है, सेल्स की एंट्री आती है बीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। जनरल एंट्री में डेबिट तो लेजर में भी डेबिट, जनरल एंट्री में क्रेडिट तो लेजर में भी क्रेडिट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा आपको। और बताओ अब कमीशन की बात कर लेते हैं, कमीशन की एंट्री क्या आएगी। कमीशन कितना है, 5% ग्रॉस, 5% रेगुलर कमीशन है और 3% डेल क्रेडिटर कमीशन है। कमीशन की एंट्री क्या आती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। और यहाँ पे कमीशन लिखोगे, चाहिए तो उसकी एक वर्किंग नोट बना लेना। क्या बना लेना, उसकी वर्किंग नोट, और उसमें सब प्रॉपरली वर्किंग नोट बना के कौन सा रेगुलर कमीशन है, कौन सा डेल क्रेडिटर कमीशन है, वो शो कर देना। अब बताएगा कोई कमीशन कितना आ रहा है कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,50,000 इंटू कितना है आपका 5% है, तो ये तो हो जाएगा 7,500। 7,500 कौन सा कमीशन है, नॉर्मल कमीशन है, प्लस क्या डेल क्रेडिटर कमीशन 3% जा रहा है क्या। तो बताओ 1,50,000 का 3% कितना होता है, 4,500। कितना होता है 4,500। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, क्या ये 12,000 का कमीशन आ जाएगा क्या यहाँ पे ये, अरे सही है ना कि गलत है, करेक्ट है ये, क्या है ये करेक्ट है। तो 12,000 का क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। ओके आगे क्या लिखा हुआ है, ही फर्दर इन्फॉर्म दैट, नहीं आगे लिखा है, आगे लिखा है कंसाइनी ने भी 3,000 का एक्सपेंस इनकर्ड किया था। तो मुझे तो उसकी भी एंट्री क्या आएगी, उसकी भी एंट्री तो यही आएगी ना। अच्छा ये 12,000 यहाँ पे क्रेडिट कर देना कमीशन का, और कंसाइनी का 3,000 का एक्सपेंस भी था। तो बताओ 3,000 का एक्सपेंस था तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। व्हाट नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ है कि on 31st December 2016 be informed on phone that he had sold all the goods for ₹1,50,000 by incurring selling expenses of ₹2,000। अच्छा सेलिंग एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे कि नहीं करेंगे, हम सेलिंग एक्सपेंस की एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस कौन से नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है। और हम एंट्री किसकी पास करते हैं, सिर्फ नॉन रिकरिंग नेचर की एंट्री पास करते हैं। किसकी एंट्री पास करते हैं, सिर्फ नॉन रिकरिंग नेचर की एंट्री पास करते हैं, हम रिकरिंग नेचर की एंट्री पास नहीं करते ना। हितस्वी कह रहे हैं कि नहीं सर पास करेंगे, पास करेंगे, करेक्ट है। रिकरिंग नॉन रिकरिंग का बाइफर्गेशन सिर्फ तभी करना है, कब करना है,
at the time of valuation of closing consignment stock, at the time of valuation of closing consignment stock, और second at the time of valuation of abnormal loss. ठीक है, तो क्या इसकी भी एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो क्या एंट्री पास करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन हिज पर्सनल अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आपको? ये आगे है, he further informed that only 1,48,000 had been realized and rest was considered irrecoverable and would be sending the check in a day or so for the amount due along with the account sales. 150 में से उसने कितना रिकवर किया है? 1,48,000 ही रिकवर किया है। लेकिन मुझे बताओ, डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड है, तो क्या 2,000 का बेड डेट्स हो गया क्या? तो जब डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड है और 2,000 का बेड डेट्स हुआ है, तो ये सिचुएशन में कंसाइनर की बुक्स में बेड डेट्स की एंट्री क्या आएगी? बेड डेट्स की नो एंट्री आएगी, क्योंकि बेड डेट्स का लॉस कौन बेयर करने वाला है? कंसाइनी बेयर करने वाला है। इसीलिए कंसाइनर की बुक्स में बेड डेट्स की एंट्री क्या आएगी? नो एंट्री आएगी। आई होप यू गेट माय पॉइंट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है करके? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या है? On 5th Jan 2017, he received the check for the amount due. For the amount due. Okay, for the amount due. ठीक है ना? तो बताओ, for the amount due, ये तो बात खत्म हो गई अभी। And incurred collection charges, बैंक चार्जेस incurred किया ना for collecting the check। तो बैंक चार्जेस incurred किया तो ये consignment का expense ही है ना? तो consignment का expense है, तो debit all losses and expenses, debit all losses and expenses. I hope you get my point clear. Debit all losses and expenses. ये बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्यों 260 रुपीज डेबिट किया? क्योंकि चेक कलेक्ट करने के लिए कंसाइनर ने 260 रुपीज का कलेक्शन चार्जेस इंकर्ड किया था। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये चेक कंसाइनमेंट के रिलेटेड ही था? फाइनल सेटलमेंट का चेक था, और उसका एक्सपेंस भी तो कंसाइनमेंट का ही तो एक्सपेंस होना चाहिए ना। अगर ये कंसाइनमेंट का ही एक्सपेंस है, तो क्या आपको नहीं लगता है कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए? किसको डेबिट होना चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर बेटा। यहाँ पे बात समझ में आती होगी। बात तो हो गई। अब चेक कर लो प्रॉफिट कितना आ रहा है, फटाफट चेक कर लो प्रॉफिट कितना आ रहा है। और जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहाँ चला जाएगा? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना जा रहा है? 1,50,000 माइनस 1,12,000 माइनस 12 plus 3 15 17 minus 17,000 and minus 260, तो क्या 20,740 का प्रॉफिट आ रहा है क्या? चेक करके बताओ बराबर है कि गलत है? करेक्ट है ना? चलो करेक्ट है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। बताओ फाइनल सेटलमेंट में कितना अमाउंट आ रहा है? फाइनल सेटलमेंट में कितना अमाउंट आ रहा है? चेक करो। 1,50,000 माइनस क्या हो गया? 1,232, तो कितना हो जाता है ये? 17 माइनस 17,000, तो कितना आ रहा है? 1,33,000। 1,33,000 1,33,000 का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल होता है। इसका मतलब क्या है? ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? रिसीवेबल है। रिसीव हो गया, रिसीव हुआ, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। हमें बैंक अकाउंट भी बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? बैंक अकाउंट भी बनाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। ये एंट्री समझ में आती होगी आपको बेटा? ये एंट्री समझ में आती होगी? ये एंट्री समझ में आती होगी बेटा? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये एंट्री में क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। हम क्या फाइनल सेटलमेंट की एंट्री पास करते थे ना बेटा ऑलवेज? तो यहाँ पे क्या लिखते थे? बाय बैंक लिखते थे। क्या लिखते थे यहाँ पे? बाय बैंक। अग्रीड ना? इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करोगे? आज बच्चे बहुत कम है, ऐसा क्यों है? समझ में नहीं आ रहा है? रुको आयुष, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मैं बताता हूँ। अब
पहले मुझे ये बताओ, बैंक चार्जेस कितना गया है 260 रुपीज का, तो उसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए, करेक्ट है। उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, उसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए, बैंक चार्जेस की जर्नल एंट्री होनी चाहिए, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए, बैंक क्या होना चाहिए टू बैंक अकाउंट। सुनोगे मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे है ना एक प्रोविजन क्रिएट करने की बात की है। क्या क्रिएट करने की बात की है, प्रोविजन क्रिएट करने की बात की है। दिस शुड बी द एंट्री, दिस शुड बी द एंट्री, ये एंट्री होनी चाहिए। और फिर बैंक चार्जेस क्या होता है ना कि फिर वो ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ईयर एंड में एंट्री क्या पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट, टू बैंक चार्जेस अकाउंट। कितने से होगा, 260 260 260 260। आई होप यू एग्री विद दिस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैच है, यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या करते हैं। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम एग्जैक्टली क्या करते हैं इसको लेके। पहले मुझे बताओ, प्रोविजन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या होता है। किसी को पता है प्रोविजन का मतलब क्या होता है। कोई आंसर नहीं दे रहा है। सुनो कि मेरी बात को ध्यान से, प्रोविजन का मीनिंग क्या होता है मैं समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं जो। प्रोविजन का मतलब होता है नहीं, अकाउंट्स में हम प्रोविजन नहीं, प्रोविजन का मतलब रिजर्व नहीं होता है बेटा, रिद्धि गलत, एब्सोल्युटली गलत। और प्रोविजन का मतलब फंड भी नहीं होता है। सुनोगे मैं जो बोल रहा हूं, सुनोगे ध्यान से। प्रोविजन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अकाउंट्स ये कहता है, अकाउंट्स का कहना ये है कि फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंस का प्रोविजन करो, फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंस की अरेंजमेंट करो, फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंस की क्या करो, अरेंजमेंट करो। ये अकाउंट्स कहता है। ये कौन कहता है, अकाउंट्स कहता है। लिसन मी वेरी, अकाउंट्स ये कहता है कि एक मिनट वेट करो, फोन आ गया था बीच में। वैभवी, रिद्धि बेटा, रिजर्व्स और प्रोविजन में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए पहले तो मैं जो बोल रहा हूं आज कुछ नॉलेज पढ़ाएंगे, सो ध्यान से मेरी बात को समझोगे कि मैं क्या बता रहा हूं। आप प्रोविजन प्रॉफिट के पहले होता है जबकि रिजर्व प्रॉफिट के बाद होता है। प्रोविजन प्रॉफिट के पहले होता है जबकि रिजर्व प्रॉफिट के बाद होता है। लिसन मी वेरी केयरफुली। आपके अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या कहते हैं उसे हम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। लिसन मी वेरी केयरफुली, मैं यहां पे आज कुछ डिस्कशन कर रहा हूं, इट विल टेक 15-20 मिनट्स टू डिस्कस। अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कह दो उसको, बहुत सारे उसको कंजर्वेटिज्म लिखा है, सारी बुक में उसके लिए कंजर्वेटिज्म लिखा गया है वर्ड, और बहुत सारी बुक में लिखा गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म लिखा गया। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है, हाँ रिपीट कर रहा हूं आयुष, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म
अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है, बहुत सारी बुक में उसको प्रिंसिपल वर्ड के नाम से बुलाया जाता है, तो बहुत सारी बुक में उसमें लिखा हुआ है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, बहुत सारी बुक में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। लिसन मी वेरी केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है, book your anticipated losses, book your anticipated losses and expenses, book your anticipated losses or expenses, but never book your profits, but never book your anticipated profits or gains. Listen me very carefully. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस। एंटिसिपेटेड मतलब आने वाला, फ्यूचर में आने वाला। एक्सपेंस और लॉस को क्या करो? बुक करो। क्या करो? बुक करो। बुक करो उसका मतलब ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो। कहां पे डेबिट करो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो। बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस बट नेवर बुक योर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस बट नेवर बुक योर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। फ्यूचर में आने वाला, एंटिसिपेट मतलब आज आप प्रेजेंट में हो, आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई एक्सपेंस आने वाला है, उसकी अरेंजमेंट आज करके रखो, उसकी अरेंजमेंट आज करके रखो। उसका मतलब ये है उस एक्सपेंस को आज ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दो? उस एक्सपेंस को आज ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर दो। क्या कर दो? उस एक्सपेंस को आज ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर दो। आप, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यू डू गेट माई पॉइंट क्लियर? मुझे एक कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर कर जाओगे? नवंबर में जब एग्जाम आएगी आप पास कर जाओगे? तो क्या पेरेंट्स के लिए आने वाले फ्यूचर में आपके सीए इंटरमीडिएट की फीस का एक्सपेंस आने वाला है क्या? तो मुझे बताओ, जो सीए इंटरमीडिएट की फीस का एक्सपेंस आने वाला है, क्या वो एंटिसिपेटेड एक्सपेंस है क्या? तो आपके पेरेंट्स भी उसकी अरेंजमेंट आज से करेंगे। उसको पता है कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, पास हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट की फीस का प्रोविजन करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, आपके पेरेंट्स इसका अरेंजमेंट कहां से करेंगे? वो उनकी इनकम से करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरी उनकी इनकम होती है। अगर आपके पेरेंट्स कहीं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट उनकी इनकम होती है। तो आपको नहीं लगता है प्रोविजन अरेंजमेंट कहां से होता है? प्रोविजन अरेंजमेंट कहां से होता है? इनकम से होता है। कहां से होता है? इनकम से होता है। प्रोविजन करना मतलब आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो उसकी अरेंजमेंट आज से करो। बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस, बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस, बट नेवर बुक योर प्रॉफिट्स, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। आने वाले एक्सपेंस को और लॉस को बुक करो, बट आने वाले इनकम को बुक करने की जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट है? यहां से जीपी आता है, तो यहां से क्या आता है? एनपी आता है। ये आपका सेकंड सेक्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला सेक्शन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर करोगे। कोई भी एक्सपेंस को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हो, डेबिट करते हो, यहाँ पे डेबिट करते हो, यहाँ पे आप रेंट भी लिखते हो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी भी लिखते हो, सैलरी भी लिखते हो, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट होने से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट होने से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है कि नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता है? नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है कि नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता है? नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है कि नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता है? एक्सपेंस यहां पे डेबिट करने से, एक्सपेंस यहां पे डेबिट करने से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? ये सबको समझ में आ रहा है कि मुझे समझाना चाहिए कोई एग्जांपल लेके? चलो देखते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे जीपी आया था आपका, यहाँ पे जीपी आया था, जैसे मान लो कि यहाँ पे जीपी आया था 1 लाख रुपीस। कितना जीपी आया था? 1 लाख रुपीस। क्या यही जीपी क्या हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हैं क्या? अग्रीड। यहाँ पे क्या करते हैं? ब्रॉट डाउन करते हैं। हमने सारे एक्सपेंस, अब आपका ये जीपी भी एक प्रॉफिट ही है ना बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट, वर्ड क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी एक प्रॉफिट है, ये भी क्या है? आपका एक प्रॉफिट है। उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर लो, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटल मिला के हमने 60,000 के एक्सपेंस माइनस किए, तो मुझे बताओ एनपी कितना आएगा? 40,000 आएगा। एनपी कितना आएगा? 40,000 आएगा।
अरे मैं भूल गया 10,000 का डेप्रिसिएशन लिखना भूल गया, अगर मैं एक्सपेंस इंक्रीज करूंगा, मैं एक्सपेंस इंक्रीज करूंगा यहाँ पे, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ अब आपका प्रॉफिट 40 होगा कि 30 होगा। अरे मैं एक और एक्सपेंस लिखना भूल गया 5,000 का, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। एक्सपेंस के इंक्रीज होने से अगर आप कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे लिखोगे तो उसकी इंपैक्ट कहां पे जाती है? नेट प्रॉफिट पे जाती है। कहां पे जाती है? नेट प्रॉफिट पे जाती है। एक्सपेंस डेबिट करोगे तो एक्सपेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। और एक्सपेंस इंक्रीज होने की रेसिप्रोकल इंपैक्ट आती है, किस पे आती है? प्रॉफिट पे आती है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज होगा। वाइसे वर्सा, अगर एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। आई होप यू आंसर करोगे। एक्सपेंस इंक्रीज होने से प्रॉफिट क्या होता है? आंसर, सबका आंसर आना चाहिए। वापस रिपीट कर रहा हूं, हितश्री, एक्सपेंस इंक्रीज होने से प्रॉफिट क्या होता है? रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंस इंक्रीज होने से प्रॉफिट क्या होता है? डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। अगेन सेंटेंस रिपीट, अगेन एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे बच्चे आंसर करेंगे। एक्सपेंस डिक्रीज होने से, एक्सपेंस अगर डिक्रीज होगा, मान के चलो यहां पे ये सब एक्सपेंस निकल गया, ये सारे एक्सपेंस यहां से निकल गए, ये भी होगा। अगर एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? अगर एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? करेक्ट है, इट्स एन इनवर्स रिलेशन। अगर एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट तो इंक्रीज ही होना चाहिए। इट्स अ कॉमन सेंस, ये समझाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अग्रीड है क्या? तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ये एक्सपेंस वाली साइड है। कौन सी साइड है? एक्सपेंस वाली साइड है। और ये कौन सी साइड है? इनकम वाली साइड है। तो देखो ध्यान देना, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिमिलरली इनकम है, इनकम इंक्रीज करोगे, इनकम इंक्रीज करोगे, इनकम इंक्रीज करोगे, इनकम इंक्रीज करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा? बताओ फास्ट। इनकम इंक्रीज करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा? इनकम इंक्रीज करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। करेक्ट है, करेक्ट है वैभवी, तस्वीर करेक्ट है, ओम करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, रिद्धि करेक्ट है। लेकिन इनकम डिक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? ओम करेक्ट है, डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। सबका आंसर बराबर आ रहा है, सबका आंसर बराबर आ रहा है, सबका आंसर एकदम टकाटक आ रहा है, एकदम परफेक्ट आंसर दिया सब लोगों ने, बेस्ट आंसर दिया। तो कॉमन सेंस, एक्सपेंस का इनवर्स रिलेशन है प्रॉफिट के साथ, जबकि इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट। अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। इनकम डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना फटाफट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ, प्रोविजन का मतलब होता है, प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर में कोई एक्सपेंस आने वाला है तो उसकी अरेंजमेंट आज से करो, उसकी अरेंजमेंट आज से करो, और उसी को हम प्रोविजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम प्रोविजन कहते हैं। बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस बट नेवर बुक योर प्रॉफिट्स, नेवर बुक योर प्रॉफिट्स। बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस बट नेवर बुक योर प्रॉफिट्स। मुझे आने वाले 6 मंथ्स में या आने वाले 1 साल में एक क्लासरूम परचेस करना है, और क्लासरूम परचेस करने के लिए 80 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है। कितने की रिक्वायरमेंट है? 80 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है। आज नहीं करना है, कब करना है? 1 साल के बाद करना है। तो क्या मैं उसका अरेंजमेंट आज से कर सकता हूं? क्या उसकी अरेंजमेंट आज से कर सकता हूं? हाँ ना, मैं आंसर करोगे। उसकी अरेंजमेंट आज से कर सकता हूं, तो उसकी अरेंजमेंट करने के लिए मैं एंट्री पास करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा? लिसन मी वेरी केयरफुली। मैं एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू प्रोविजन फॉर क्लासरूम, टू प्रोविजन फॉर क्लासरूम, टू प्रोविजन फॉर क्लासरूम। देखो मैंने एंट्री क्या पास की है? मैंने एंट्री पास की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लासरूम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लासरूम। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस को अगर 1 लाख डेबिट होगा, 1 लाख डेबिट होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि प्रॉफिट डिक्रीज होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि प्रॉफिट डिक्रीज होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि प्रॉफिट डिक्रीज होगा? प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज होगा। करेक्ट है, प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और मुझे बताओ, मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया। मैंने क्या क्रिएट कर दिया? प्रोविजन क्रिएट कर दिया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या हम ये हाँ प्रोविजन क्या नहीं, जन एंट्री में क्या क्रेडिट हुआ ना, तो प्रोविजन भी क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिट तो होगा। प्रोविजन भी तो क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिट तो होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? ये सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे? तो अब मुझे बताओ, मैंने एंट्री पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। चलो क्लासरूम नहीं लिखता हूं, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। फ्यूचर में कोई 1 लाख का एक्सपेंस आने वाला है, उसकी अरेंजमेंट हमने आज कर ली,
तो क्या आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया? क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया क्या? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करने से कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा क्या? यस, प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जब वो एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास कर देंगे? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1 लाख टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कितने से हो जाएगा? 1 लाख। आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट वेरी क्लियर। और क्या ये 1 लाख रुपीज का प्रोविजन अकाउंट को डेबिट हो जाएगा क्या यहाँ पे? लिसन मी, मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। प्रोविजन ऑलवेज किसको, कोई भी प्रोविजन क्रिएट करने की एक ही एंट्री आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजन। कोई भी प्रोविजन, प्रोविजन मतलब फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंस का या लॉस की अरेंजमेंट, फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंस की या लॉस की अरेंजमेंट, उससे ही हम क्या कहते हैं? प्रोविजन कहते हैं। उससे ही हम क्या कहते हैं? प्रोविजन कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती होगी। कोई भी प्रोविजन क्रिएट करने की अकाउंट्स में सीए फाइनल तक ये बात याद रखोगे, टू क्रिएट एनी प्रोविजन एक ही एंट्री पास होती है। क्या एंट्री पास होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजन। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 1 लाख रुपीज और एक प्रोविजन क्या है? काइंड ऑफ लायबिलिटी है। काइंड ऑफ लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लायबिलिटी साइड पे आएगा। सर ये लायबिलिटी साइड पे क्यों आएगा? क्योंकि ये 1 लाख रुपीज पे करने का क्या है? ऑब्लिगेशन है। 1 लाख रुपीज पे करने का क्या है? ऑब्लिगेशन है। जब भी हम क्लासरूम परचेज करेंगे तो जो भी एक्सपेंस करेंगे, मैं चलो क्लासरूम की बात मत करो, कोई भी एक्सपेंस की बात कर लो, तो क्या एंट्री क्या पास कर देंगे? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाते होंगे। आई गेट माई पॉइंट क्लियर और नॉट? प्रोविजन की बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रोविजन का मतलब क्या होता है? बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस। अगर फ्यूचर में आने वाला कोई भी एक्सपेंस और लॉस है तो आज उसको बुक करो। आज उसको बुक करो, उसका मतलब क्या है? बुक करो का मतलब क्या? आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो। बुक करो का मतलब क्या होता है? आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो। तो कोई भी प्रोविजन क्रिएट करने की एक ही एंट्री आती है। एक एंट्री क्या आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजन अकाउंट। और क्या ये 1 लाख रुपया क्या उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन है तो जब भी पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। टू कैश ऑब्लिक बैंक। मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स अगर मान के चलो कि आपके सीए इंटरमीडिएट की फीस का प्रोविजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीए इंटरमीडिएट की फीस का प्रोविजन कर रहे हैं। तो बताओ, आप पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सैलरी इनकम है कि एक्सपेंस है? पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सैलरी इनकम है कि एक्सपेंस है? रिस्पॉन्स करके बताओगे पहले। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सैलरी इनकम है कि एक्सपेंस है? आपके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सैलरी इनकम है कि एक्सपेंस है? सिर्फ आयुष का ही आंसर आया, बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या? इनकम है। इनकम है। जब आपके पेरेंट्स को सैलरी मिलती होगी, अगर वो एंट्री पास करते तो एंट्री क्या पास करते? अगर आपके पेरेंट्स एंट्री पास करते तो एंट्री क्या पास करते? कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। एम आई करेक्ट? आपके पेरेंट्स के लिए सैलरी एक्सपेंस नहीं है, क्या है? इनकम है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। सैलरी अकाउंट क्या आपके पेरेंट्स के लिए इनकम है? हाँ इनकम है। सैलरी अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ? 2 लाख से क्रेडिट हुआ। अब आपके पेरेंट्स को सीए इंटरमीडिएट की फीस का प्रोविजन करना है। आपके पेरेंट्स को सीए इंटरमीडिएट की फीस का प्रोविजन करना है। तो क्या आपके पेरेंट्स के लिए सैलरी इनकम है? तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? इनकम अकाउंट डेबिट या तो सैलरी अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट। टू प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट कितने से होगा? 1 लाख। तो क्या सैलरी अकाउंट क्या 1 लाख से डेबिट हुआ? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, एक्सपेंस डेबिट होने से इनकम इंक्रीज होती है कि इनकम डिक्रीज होती है? इनकम क्या होगी? डिक्रीज होगी। और एंट्री क्या पास कर दी? इनकम अकाउंट डेबिट या सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट। टू प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट। टू प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट। इनकम अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट। और जब भी फीस पे कर देंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा? 1 लाख टू कैश ऑब्लिक बैंक। कितने से हो जाएगा? 1 लाख। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर थोड़ा ध्यान से रिलेट करोगे तो बिजनेस के लिए इनकम क्या है? आपको नहीं लगता है ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस के लिए इनकम है? ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। बोलो हाँ या ना। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो हमने प्रोविजन के लिए एंट्री क्या पास कर दी थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। आपके पेरेंट्स ने एंट्री क्या पास की थी? आपके पेरेंट्स ने एंट्री पास की थी इनकम या सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट। और क्या ये 1 लाख रुपीस क्या इंटरमीडिएट की फीस पे करने की लायबिलिटी है? इसलिए प्रोविजन की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में कहां पे जाता है? लायबिलिटी साइड पे जाता है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट।
और जब भी इंटरमीडिएट की फीस आएगी तो पेरेंट्स एंट्री क्या पास करेंगे, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब डाउट पूछोगे, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा आपको? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, मतलब प्रोविजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा जैसे बहुत सारे बच्चे प्रोविजन और रिजर्व्स का डिफरेंस समझ ही नहीं सकते हैं, दोनों में डिफरेंस आसमान जमीन का डिफरेंस है। प्रोविजन और रिजर्व्स में आसमान जमीन का डिफरेंस है। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। प्रोविजन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में कोई एक्सपेंस आने वाला है, कोई लॉस आने वाला है, तो उसकी अरेंजमेंट आज कर दो। आज करो, आज करो मतलब आज उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर दो। क्या कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर दो और एंट्री पास कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजन अकाउंट, रिस्पेक्टिव प्रोविजन अकाउंट। जब भी वो प्रोविजन का पेमेंट करेंगे तब एंट्री पास कर देना, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लेकिन बच्चों रिजर्व्स का मतलब तो होता है सेविंग्स। रिजर्व का मतलब क्या होता है? सेविंग्स। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? सेविंग्स। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, आपके पेरेंट्स सेविंग्स कब करते होंगे? सैलरी मिलने से पहले कि सैलरी मिलने के बाद? क्वेश्चन, माय क्वेश्चन, योर आंसर। आपके पेरेंट्स सेविंग्स कब करते होंगे? सैलरी मिलने के पहले या सैलरी मिलने के बाद? आपके पेरेंट्स सेविंग्स कब करते होंगे? सैलरी मिलने के पहले कि सैलरी मिलने के बाद? करेक्ट है, बाद में, बाद में, करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। जैसे एक पेरेंट्स सेविंग्स कर सकते हैं, मान के चलो उनकी 2 लाख रुपीस की सैलरी थी, उसमें से उन्होंने 50,000 का सेविंग्स कर दिया। सेविंग्स कर दिया। ये सेविंग्स जो किया, ये सैलरी मिलने के बाद किया, सैलरी मिलने के बाद किया। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन सेविंग्स कर सकता है, क्या वैसे बिजनेस भी सेविंग्स कर सकता है? क्या बिजनेस भी क्या कर सकता है? सेविंग्स कर सकता है। तो मुझे बताओ, बिजनेस सेविंग्स कहां से करेगा? अपने नेट प्रॉफिट से करेगा। और सेविंग्स कब करेगा? प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद? मान के चलो नेट प्रॉफिट आया 5 लाख रुपीस और उसमें से उसने क्या कर दिया? उसमें से उसने 1 लाख रुपीस का रिजर्व क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? रिजर्व, मतलब सेविंग्स कर दिया। सेविंग्स कर दिया। रिजर्व क्रिएट किया मतलब क्या कर दिया? सेविंग्स कर लिया। तो मुझे बताओ, रिजर्व कब क्रिएट होता है? प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद? रिजर्व कब क्रिएट होगा? प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद? रिजर्व कब क्रिएट होगा? प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद? बाद में, बाद में, आफ्टर प्रॉफिट। करेक्ट है, आफ्टर प्रॉफिट। तो माय क्वेश्चन टू यू, प्रोविजन कब क्रिएट होता है? प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद? बिफोर प्रॉफिट या आफ्टर प्रॉफिट? प्रोविजन इज ऑलवेज बिफोर प्रॉफिट एंड रिजर्व इज ऑलवेज आफ्टर प्रॉफिट। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आता होगा आपको। मैंने कहा प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये समझ में नहीं आएगा, छोड़ो, मैं ये वर्ड नहीं, वो सेंटेंस नहीं बोलता हूं, वो पार्टनरशिप पे समझाऊंगा मैं आपको। प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। वो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या करते हैं? उसे चार्ज करते हैं। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या करते हैं? उसे चार्ज करते हैं। और जबकि रिजर्व्स क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से प्रॉफिट आने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं। अप्रोप्रिएट करने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। प्रोविजंस क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज करना मतलब डेबिट करना। किसको डेबिट करना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना। किसके अगेंस्ट में? प्रॉफिट के अगेंस्ट में। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट भी एक प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या है? प्रॉफिट है। प्रोविजंस को हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। जबकि रिजर्व्स अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। रिजर्व्स क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, आपने इश्यू ऑफ शेयर्स सीख लिया है। शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। लेकिन कंपनी डिविडेंड कब देती है? प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद? प्रॉफिट के बाद देती है। और प्रॉफिट के बाद होते हैं उसे हम अकाउंट्स के टर्म्स में कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। उसको हम अकाउंट्स के टर्म्स में कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं उसे? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। और अप्रोप्रिएशन ऑलवेज प्रॉफिट के बाद होता है। जैसे कि रिजर्व्स का जनरल रिजर्व आप लिखते थे ना, जनरल रिजर्व किस में आता था? डिसॉल्यूशन में आता था, पार्टनरशिप में, एडमिशन में आता था, रिटायरमेंट में आता था। तो ये जनरल रिजर्व कब क्रिएट होता है? प्रॉफिट के बाद क्रिएट होता है। और जितने भी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट के बाद होते हैं, शेयर्स पे शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड कब देते हैं? प्रॉफिट के बाद देते हैं। प्रॉफिट के बाद देते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट के बाद होते हैं, जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रॉफिट के बाद होते हैं, उसे टेक्निकल वर्ड में कहा जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या कहा जाता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स।
और जो भी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, ये सबको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई तो ना बोलोगे। नहीं समझ में आई तो ना बोलो। मुझे बताओ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि नेवर बुक योर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस। आपको लग रहा है एंटिसिपेटेड मतलब आने वाले फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, एक्सपेंस होने वाला है, तो उसका प्रोविजन आज करो। अब प्रोविजन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया आपको? उसका प्रोविजन आज करो, उसकी अरेंजमेंट आज करो। और प्रोविजन कहां पे डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है, और प्रोविजन प्रॉफिट के पहले आता है, प्रोविजन प्रॉफिट के पहले होता है। बट नेवर बुक योर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। आप आपके प्रॉफिट, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर सकते हो। आप आपके एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर सकते हो। मेरे नेक्स्ट बैच में सीए फाउंडेशन में 200 स्टूडेंट्स आने वाले हैं। कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं? 200 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, और उनकी फीस है 10,000 रुपीज पर स्टूडेंट्स। तो मुझे बताओ 200 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना होता है? 20 लाख रुपीज होता है। क्या ये मेरे आने वाले फ्यूचर की इनकम है? क्या आने वाले फ्यूचर की इनकम को क्या मैं करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर सकता हूं? क्या मैं 20 लाख रुपीस यहां पे क्रेडिट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। नेवर बुक योर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। आप एंटिसिपेटेड लॉस को बुक कर सकते हो, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते हो। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते हो। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है। कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है। आप सीए बनने वाले हो, सीए बनने वाले हो, आपको आप 4 साल के बाद सीए बनने वाले हो, आपको सैलरी मिलेगी, तो क्या मिलने वाली है वो ध्यान में रखते हैं कि आज एक्सपेंस करना स्टार्ट कर सकते हो? नहीं, यू कांट डू लाइक दिस, यू कांट डू लाइक दिस। आने वाले एक्सपेंस को बुक करो, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। एक इंडिविजुअल पर्सन भी करता है कि आने वाले एक्सपेंस की अरेंजमेंट, ये कॉमन सेंस है। लेकिन आने वाली इनकम को आज बुक कर दो, ये कॉमन सेंस नहीं है, ये तो बेवकूफाना हरकत है। जो इनकम आज आई नहीं है उसको कैसे बुक कर सकते हैं? उसको कैसे बुक कर सकते हैं? जो इनकम होने वाली है, जो नेक्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, क्या उसकी फीस को आज क्रेडिट कर दें? गलत। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म मना करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म मना करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म मना करता है। मुझे बताओ हम क्या कहते थे? हम क्या कहते थे? सुनो मेरी बात को ध्यान से। क्लोजिंग जस्टिफिकेशन दे रहा हूं उस बात का। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस or market price, whichever is lower, whichever is lower. Closing stock should be valued at cost price or market price, whichever is lower. मान के चलो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज, उसको मार्केट में बेचेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा। क्या इसी मार्केट प्राइस को मैं इनवॉइस प्राइस भी कह सकता हूं? क्या? यस कह सकता हूं। कौन सी प्राइस कह सकता हूं? इनवॉइस प्राइस भी कह सकता हूं। मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे मार्केट प्राइस में और इनवॉइस प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? क्या प्रॉफिट इंक्लूड होता है? क्या कितने का प्रॉफिट इंक्लूड होता है? 200 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड होता है। मैं आपको ये जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। मैंने आपको 12th में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर। ये इस प्रिंसिपल के बेस पे है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के बेस पे है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के बेस पे है। क्या मैं समझाओ, मुझे बताओ। जब क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो बताओ कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे कि मार्केट प्राइस पे लिखेंगे? जो लोअर है उस पे लिखेंगे। अगर आपने गलती से मान के चलो क्लोजिंग स्टॉक को 1200 रुपीज यहां पे क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट कर दिया तो ये कौन सी प्राइस होगी? मार्केट प्राइस होगी। कौन सी प्राइस होगी? ये क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 1200 रुपीज में प्रॉफिट इंक्लूड है? और ये इनकम साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड है? इनकम साइड है। क्या आपने 1200 यहां पे लिख के 200 रुपए का प्रॉफिट जो आज अनरियलाइज्ड है, जो आज क्या है? अनरियलाइज्ड है, जो आज रियलाइज हुआ नहीं है, क्या उसको भी आपने यहां पे रिकॉग्नाइज कर दिया, यहां पे लिखा, तो उसकी इंपैक्ट कहां पर आएगी? प्रॉफिट में आएगी कि नहीं आएगी? अगर गलती से अगर आपने मार्केट प्राइस पे लिख दिया होगा तो क्या 200 रुपीज का प्रॉफिट जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है? आई थिंक मैंने कंसाइनमेंट में सिखाया आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अब समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, क्या उसकी इंपैक्ट करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। और ये गलत है। क्यों गलत है? जो प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा, मार्केट में सेल होगा, तब जाके पैसा मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम को
आप क्या करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसीलिए रूल आया था कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अगर आप कॉस्ट प्राइस पे लिखोगे तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। अगर आपने गलती से मार्केट प्राइस पे लिख दिया तो क्या उसका स्टॉक रिजर्व रिवर्स करना पड़ेगा? याद करो कंसाइनमेंट को, याद करो कंसाइनमेंट को। बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म पे बेस्ड है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस बट नेवर बुक योर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, बट नेवर बुक योर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। अगर आपने गलती से मार्केट प्राइस पे लिख दिया तो आप एंटिसिपेटेड होने वाले प्रॉफिट को आज बुक कर रहे हो, मतलब जो नेक्स्ट ईयर में होने वाला प्रॉफिट है उसको करंट ईयर में बुक कर रहे हो, व्हिच इज रॉन्ग, व्हिच इज रॉन्ग। आई होप इफ यू गेट माय पॉइंट क्लियर तो से यस। नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। मैंने अभी जो डिस्कशन किया ये डिस्कशन मैंने कभी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं किया था। मैं ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस आपके सीए फाउंडेशन में करूंगा जो आपके लेवल को इंक्रीज करेगा, जो आपके परसेप्शन लेवल को इंक्रीज करेगा, जो आपकी मैच्योरिटी को इंक्रीज करेगा, और जो आपको अकाउंट्स की रियलिटी समझाएगा। ये जो भी समझा रहा हूं अब आपको हायर लेवल पे कोई वापस समझाने वाला नहीं है। बेटा एक बात समझ लो कि हमें नहीं पता है कि ये लॉकडाउन कब कंप्लीट होने वाला है। तो जितनी भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जो भी बात करनी है, आपके लेवल को जो मुझे इंक्रीज करना है, वो मैं आपके साथ ये जूम पे ही करूंगा सब डिस्कशन। बट मुझे लग रहा है कि अगर ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे तो आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, दोनों में डिफरेंस है। और जो हम 12th में रिजर्व फॉर आरडीडी लिखते थे ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये टोटली गलत वर्ड था। क्योंकि रिजर्व तो कब होता है? प्रॉफिट के बाद होता है। और ये बेसिकली उसका करेक्ट टर्म होना चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या होना चाहिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन 12th की बुक्स में, 11th की बुक्स में सालों से वो मिस्टेक है और वो मिस्टेक चली आ रही है। नॉट ओनली इन 11th एंड 12th, आपके सीए फाउंडेशन में, सीए में भी उसको बहुत बार आरडीडी वर्ड से बुलाते हैं। कौन से वर्ड से बुलाते हैं? आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हो ही नहीं सकता है, ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। कौन सा? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो प्रॉफिट के पहले आता है। और जो प्रॉफिट के पहले आता है वो प्रोविजंस है, और जो प्रॉफिट के बाद होता है वो सब क्या है? रिजर्व्स है। वो क्या है? रिजर्व्स है। उसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। मैं पार्टनरशिप में और डिटेल डिस्कशन करूंगा उस बात को लेकर। लेकिन मेरी इतनी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई तो ना बोलोगे। ओके, समझा, अंडरस्टूड। तो कहीं पे दिमाग में प्रिंट कर लेना, प्रोविजंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसको हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं। चार्ज करते हैं मतलब डेबिट करते हैं। जबकि रिजर्व्स क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। डिविडेंड क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने मेरे इश्यू ऑफ शेयर्स के सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें एक शेयर कैपिटल पे जब डिस्कशन किया था तब मैंने डिविडेंड समझाया। क्या समझाया मैंने? डिविडेंड क्या होता है समझाया। तो आपको इस पे भी डाउट नहीं होना चाहिए कि डिविडेंड क्या हो सकता है सर। डिविडेंड मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। हम शेयर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं देते हैं, प्रॉफिट का शेयर देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं। शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के ओनर्स हैं। तो ओनर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है। तो प्रॉफिट का शेयर कब मिलेगा? प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद? जो भी प्रॉफिट के बाद जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं। रिजर्व्स कब क्रिएट करेंगे? जनरल रिजर्व्स कब क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद? प्रॉफिट के बाद। और प्रॉफिट के बाद जो भी ट्रांजेक्शन जो भी हम क्रिएट करते हैं वो सबको हम क्या कहते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। बट प्रोविजन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स प्रिंसिपली इनकरेक्ट वर्ड है। करेक्ट वर्ड होना चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या होना चाहिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एनीवे, आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आई होगी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, यहां पे ये क्वेश्चन में एक प्रोविजन अकाउंट बनाना है। सिर्फ मैंने एक प्रोविजन अकाउंट बनाने के लिए ये लंबा चौड़ा डिस्कशन किया। मैं ये समझता हूं कोई भी सीए स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो है अकाउंट्स। और क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल सा लॉजिक है। आपकी डिग्री का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड इनकम टैक्स नहीं है, चार्टर्ड कॉस्टिंग नहीं है। नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसका मतलब ये है कि एक सीए के पास अकाउंट्स का एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए।
आपके कॉन्सेप्ट को बनाते हो, कितना स्ट्रांग बनाते हो, उस पर डिपेंड करेगा आपका इंटरमीडिएट, और आपके इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगा आपका सीए फाइनल। जिसका सीए फाउंडेशन स्ट्रांग है उसका इंटरमीडिएट स्ट्रांग रहेगा, और जिसका इंटरमीडिएट स्ट्रांग है उसका सीए फाइनल स्ट्रांग रहेगा। तो सीधा रिलेशन है। तो विल ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। कहां गया वो क्वेश्चन, कहां गया जो क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर रहा था, ये रहा। नहीं, वो क्वेश्चन कहां चला गया? हाँ जी, हमें ये क्वेश्चन में एक अकाउंट बनाना है, उसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। लेकिन थोड़ा यहाँ पे टेक्निकली आपके स्टडी मटेरियल में गलती की है, और प्रिंसिपली क्या गलत किया मैं आपको समझा देता हूँ। अब बताओ, यहाँ पे एक ही एक्सपेंस आ रहा है, कौन सा एक्सपेंस आ रहा है, विच इज बैंक चार्जेस। कौन सा एक्सपेंस आ रहा है? बैंक चार्जेस 260 रुपीज का, और इसका प्रोविजन क्रिएट करना है। इसका क्या करना है? प्रोविजन। प्रोविजन किसका होता है? आने वाले एक्सपेंस का ही प्रोविजन होता है भाई। प्रोविजन ऑलवेज किसका होता है? आने वाले एक्सपेंस का ही प्रोविजन होता है। अब पूरे अगर टॉपिक में अगर आप देखोगे तो आपको एक प्रोविजन, आपको एक एक्सपेंस दिख रहा है। कौन सा एक्सपेंस दिख रहा है? नहीं, समझो मेरी बात को ध्यान से, अभी पूरा क्वेश्चन समझना जरूरी है। मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूं, मुझे कुछ लिखने में आसानी हो जाए। 31 दिसंबर 2016 को अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ था, और ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं ना, ये 1 जन से लेके 7 जन के बीच में हो गया। 1 जन से लेके 7 जन के बीच में हो। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन अगर रीड किया होगा तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? सेकंड पैरा रीड करो, सेकंड पैरा रीड करो। ऑन 31 December 2016 बी इन्फॉर्म दैट he had sold all the goods for rupees 1,50,000. He had sold all the goods for rupees 1,50,000 by incurring selling expenses of rupees 2,000. उसने सारे गुड्स कब बेच दिए थे? 31 December 2016 को बेच दिए थे। और क्वेश्चन में ये भी क्लियरली लिखा हुआ है कि कंजाइनर का अकाउंटिंग ईयर एंड कब होता है? 31 December 2016 को एंड होता है। He further informed that only 1,48,000 had been realized and rest was considered irrecoverable and would be sending check in a day or so for the amount due along with the account sales. कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कंजाइनी जो चेक देगा वो फाइनल सेटलमेंट का ही देगा ना। कंजाइनी जो चेक देने वाला है वो किस बात का देने वाला है? फाइनल सेटलमेंट का ही तो देगा। हाँ या ना में आंसर करोगे? कंजाइनी जो चेक देने वाला है वो कब, कौन सा देने वाला है? फाइनल सेटलमेंट का तो चेक देने वाला है। और वो ये सारी बातों का डिस्कशन कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2016 को हो रहा है। और कंजाइनी कहता है 1-2 दिन में मैं चेक भिजवा दूंगा, 1-2 दिन में मैं चेक भिजवा दूंगा। कंजाइनी कहता है कि मैं 1-2 दिन में चेक आपको भिजवा दूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑन 5 Jan 2017 ए रिसीव्ड चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी। ए रिसीव्ड चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। लेकिन 31 दिसंबर 2016 को तो अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया था। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या चेक को कलेक्ट करने के लिए 260 रुपीज का क्या एक एक्सपेंस होने वाला था? कलेक्शन चार्जेस का। किसका एक्सपेंस होने वाला था? कलेक्शन चार्जेस का। तो आपको नहीं लगता है कि 31 दिसंबर 2016 में ये 260 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट होने वाला है? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में क्या इसका एक्सपेंस आने वाला है कि नहीं आने वाला है? आने वाले फ्यूचर में इसका एक्सपेंस आने वाला है कि नहीं आने वाला है? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मैं जो समझा रहा हूँ ये बात समझ में आती होगी। क्वेश्चन को अगर समझते हो, क्वेश्चन को जितना ध्यान से रीड करोगे उतना क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन में डिमांड कर रहे हैं कि आप प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाओ, लेकिन कौन से एक्सपेंस का प्रोविजन क्रिएट करेंगे? अरे भाई, वो कंजाइनर है और कंजाइनी के एक्सपेंस का प्रोविजन क्रिएट नहीं होता है। हम कौन से एक्सपेंस का प्रोविजन क्रिएट करेंगे? हम 31 दिसंबर 2016 को कंजाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही है, और ये 260 रुपीज का एक्सपेंस आपको नहीं लगता है आने वाले फ्यूचर में, मतलब नेक्स्ट ईयर में आने वाला है? तो क्या 31 दिसंबर 2016 में क्या हम इसका प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ ना में आंसर करोगे। इसका प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ ना में आंसर करोगे। तो बस वही प्रोविजन अकाउंट बनाना है, वही प्रोविजन अकाउंट बनाना है, वही प्रोविजन अकाउंट बनाना है। तो मुझे तो प्रोविजन की अगर आप बनाओगे तो उसकी एंट्री क्या आएगी? उसकी एंट्री क्या आएगी? उसकी एंट्री आनी चाहिए प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री आनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होना चाहिए? 260 रुपीज टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस, टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस कितने से होना चाहिए? 260 रुपीज। टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस कितने से होना चाहिए? 260 रुपीज। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। 260 रुपीज। और अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट या प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। तो मुझे बताओ क्या जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? अरे यस और नो? जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ तो लेजर भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब नेक्स्ट ईयर में उसका पेमेंट करेंगे तो सर ये प्रोविजन 31 दिसंबर 2016 की बैलेंस शीट में कहीं पे आएगा? आएगा ना। ये कैरिड डाउन होगा। क्या होगा? ये कैरिड डाउन होगा। और ये कैरिड डाउन होगा और बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लायबिलिटी साइड पे आएगा। और लायबिलिटी साइड पे आने का लॉजिक बताता हूं। क्या क्या उसको नेक्स्ट ईयर में क्या इसका पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन है? और ऑब्लिगेशन को अकाउंट क्या कहता है? लायबिलिटी कहता है। अरे यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? और यही कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? वापस ब्रॉट डाउन होगा। कितना ब्रॉट डाउन हुआ? 260 रुपीज। और जब इसका पेमेंट करेंगे तो क्या हम लिख देंगे क्या? टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने से हो जाएगा? 260 रुपीज। प्रोविजन टू बैंक करेक्ट है। प्रोविजन टू बैंक, प्रोविजन अनुष्का टर्म्स का एकदम करेक्ट है। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मुझे तो आपने बैंक अकाउंट बनाया था, आपने जो बैंक अकाउंट बनाया था कहां गया? मैं ये सब क्वेश्चन कहां चला गया? आपने जो बैंक अकाउंट बनाया था क्या यहाँ पे 260 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा? ये आयुष का क्वेश्चन था। सर बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? आयुष बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुझे? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर आयुष। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट आप बना लो, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट आप बना लो। और यहाँ पे लिखना प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बना के आप लिखोगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लिखोगे? 260 रुपीज। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बना के आप यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे करोगे आप टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या कर दोगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना कर दोगे? 260 रुपीज। यहाँ पे उसे क्लोज करो और वापस करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखोगे? 260 रुपीज। और 7 जन के पहले क्या इसका पेमेंट भी कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लिख दोगे? 260 रुपीज। तो क्या ये यहाँ पे बाय क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। बाय प्रोविजन फॉर एक्सपेंस लिख देना यहाँ पे, बाय प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। तो अब मुझे बताओ बैंक में कैरी डाउन बैलेंस कितना बचेगा? बैंक में कैरी डाउन बैलेंस कितना बचेगा? 1,33,000 माइनस 260 तो कितना बच जाएगा? 1,32,740। कितना बचेगा? 1,32,740। आपको ये प्रोविजन वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्या लिखोगे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बैंक अकाउंट बनाना, अदरवाइज हमने कोई भी क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाया नहीं है। और ये आपके स्टडी मटेरियल का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस या प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, कुछ भी लिख सकते हो। कितना लिखोगे? 260। तो बैंक में बैलेंस कितना बचेगा? 1,32,740। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। जस्ट टू एक्सप्लेन दिस प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, मैंने लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था, बट आई थॉट कि अब सीए फाउंडेशन में ऐसे डिस्कशन होने चाहिए। दैट्स व्हाट आई थॉट। और इसीलिए मैंने आपको ये अकाउंट का एक छोटा सा अकाउंट बनाना था, उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए पहले पूरा प्रोविजन समझा दिया। अगर बात समझ में आई है सर, व्हेन वी डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट विद 260 रुपीज का अकाउंट, सी एक मिनट मेरी बात समझना। कंसाइनमेंट एक सेपरेट एक्टिविटी है। कंसाइनमेंट कौन सी एक्टिविटी है? एक सेपरेट एक्टिविटी है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो कंसाइनमेंट अकाउंट को 260 रुपीज डेबिट करना गलत होगा, यहाँ पे डेबिट नहीं करना चाहिए। ये 260 रुपीज यहाँ पे डेबिट नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों नहीं करना चाहिए? ये 260 रुपीज यहाँ पे डेबिट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्यों डेबिट नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप ये 260 रुपीज को कंसाइनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर ही रहा है ना। कंसाइनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर ही दिया ना। तो आइडियली ये 260 रुपीज यहाँ पे डेबिट नहीं होना चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें कंसाइनमेंट का करेक्ट प्रॉफिट फाइंड करना है, इसीलिए ये प्रॉफिट को, ये एक्सपेंस को यहाँ पे डेबिट कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे, सुनो, अगर आपने ये एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया होता तो आपको नहीं लगता कंसाइनमेंट का प्रॉफिट ज्यादा आता? 260 रुपीज से ज्यादा आता? कंसाइनमेंट का प्रॉफिट क्या 20,740 आता कि 20,740 प्लस 260 21,000 रुपीज आता? कितना आता? 21,000 रुपीज आता। और यही 21,000 रुपीज क्या कंसाइनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा क्या?
आइडियली ये 260 रुपीज यहाँ पे डेबिट नहीं होना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि ये प्रोविजन अकाउंट बनाना ही फालतू वाली बात थी, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में दिया है, कोई सेंस ही नहीं बनता ये प्रोविजन अकाउंट बनाने का। ये प्रोविजन अकाउंट बनाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं बनता है उसका सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि आप बैंक चार्जेस यहाँ पे डेबिट कर ही देते हो। जब बैंक चार्जेस यहाँ पे डेबिट करते हो और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, क्या वो प्रॉफिट कम हो जाता है और वही प्रॉफिट कंसाइनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट भी होता है। इसीलिए मैं अब ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कराना चाहता हूं। आपके स्टडी मटेरियल में बहुत बार जो किया है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, और स्टडी मटेरियल में बहुत बार चीजें गलत करते हैं, लेकिन वो करना पड़ता है फॉलो, क्योंकि मार्क्स उसी के ही मिलते हैं। जैसे मैं 12th में बहुत बार कहता था चीजें गलत है लेकिन फॉलो करो, क्योंकि मार्क्स उसी के मिलने वाले हैं। आपके इवन तो फाइनल लेवल तक ऐसी प्रॉब्लम है, फाइनल लेवल तक बीच में अगर देखोगे तो बहुत बड़े ब्लंडर होते थे, बहुत झगड़े होते थे सी इंस्टीट्यूट के साथ, प्रोटेस्ट बहुत सारे हुए थे। तो इसी बातों को लेकर प्रोटेस्ट होते थे कि लिखा स्टडी मटेरियल में कुछ गया है और बच्चा जब स्टडी मटेरियल में जो लिखा गया वो करके आता है तो मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। और स्टडी मटेरियल बहुत बार गलत लिखा होता है तो गलत को फॉलो करना पड़ता है। या तो प्रोविजन अकाउंट बनाना नहीं चाहिए, अगर आप प्रोविजन अकाउंट बनाओगे तो 260 रुपीज का प्रोविजन डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को। अगर आपने प्रोविजन अकाउंट बनाया तो ये 260 रुपीज यहां पे डेबिट नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक ही जगह पे आ सकता है, या तो कंसाइनमेंट अकाउंट को आ सकता है या तो प्रॉफिट एंड लॉस को आ सकता है, दोनों जगह नहीं आ सकता ये। लेकिन ठीक है, सर्टेन क्वेश्चंस को आपको एक्सेप्शनल क्वेश्चंस करके याद रखना पड़ेगा कि अगर वैसे का वैसा ही क्वेश्चंस आ गया तो जैसे आपके स्टडी मटेरियल में किया है वैसा ही फॉलो करके आना है। तो आपके स्टडी मटेरियल में 260 रुपए यहाँ पे डेबिट भी किया है, और क्या लिख दोगे यहाँ पे? टू बैंक ही लिख दोगे। क्या लिख दोगे यहाँ पे? टू बैंक ही लिखोगे आप। हितस्वी क्या लिखोगे वहां पे? टू बैंक ही लिखोगे, या तो टू बैंक चार्जेस लिख देना। क्या लिख देना? टू बैंक चार्जेस। क्या लिख दोगे? टू बैंक चार्जेस, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट। मैंने ये जो डिस्कशन किया, मैं पिछले, मुझे लग रहा है कि 12 बजे से लेक्चर स्टार्ट किया था, 1.5 आवर मैं एक ही क्वेश्चन पे हूं, लेकिन बात समझ में आई कि नहीं आई? You understood what I mean to say? ठीक है, तो मैंने अभी जो बताया है वैसा आप करोगे, अदरवाइज ये रॉन्ग है, ये गलत है। ये जो लिखा है ना ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि डबल डेबिट हो रहा है, डबल डेबिट हो रहा है 260 रुपए का। बट ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में वैसा किया तो वैसा करेंगे। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। मुझे तो क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? मिस्टर वाई वाला है क्या? जरा चेक करो तो। मिस्टर वाई कंसाइन 800 पैकेट्स, वही है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 जरा चेक करो। मिस्टर वाई कंसाइन 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट, वही है ना? चलो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लिसन मी केयरफुली बच्चों, ऑलवेज ध्यान रखना, सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ने का तरीका अलग है। अगर थोड़ा रियलाइज होता है आपको तो बातें समझ में आती होगी कि मैंने 12th में इतना डिस्कशन नहीं किया था आपके साथ, और आपको ये भी समझ में आता होगा मैं एक एक क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं। 12th में सर्टेन पॉइंट पे डिस्कशन इसीलिए नहीं करता था क्योंकि मैं 12th में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। उस टाइम पे जितने लेवल की जो रिक्वायरमेंट थी उस लेवल के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ बात की थी, लेकिन मैंने टू अ सर्टेन एक्सटेंट नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मैंने आपको लॉजिक पे फोकस करवाया था, कॉन्सेप्ट पे फोकस करवाया था। जनरली कोई भी फैकल्टी एक एक क्वेश्चन को लेके इतना डिस्कशन नहीं करती, इतना डिस्कशन कभी नहीं करती है। वो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन सॉल्व कराया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे बढ़ो। लेकिन मैं मानता हूं कि सीए फाउंडेशन लेवल पे ऐसा नहीं हो सकता है, सीए लेवल पे ऐसा नहीं हो सकता है। जहां जहां क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वहां पे हमें उस क्वेश्चन के डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है, और जाने के साथ हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं सर्टेन टाइम, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज के क्वेश्चन में ऐसा कोई खास नहीं था, लेकिन ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट को लेकर मैंने टाइम स्पेंड किया, जस्ट इन केस अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको 100% रिकलेक्ट होगा कि सर ने ये क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लिया था। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन को लेकर। आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस, आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। मिस्टर वाई कंसाइन्ड 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेन्स 100 टूथपेस्ट,
कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट इज 900। मुझे बताओ क्या कर रहे हैं वो, पैकेट कंसाइन कर रहे हैं, और एक पैकेट में कितनी टूथपेस्ट है? 100 टूथपेस्ट है। कितनी टूथपेस्ट है? 100 टूथपेस्ट है। ये समझ में आ रहा है क्या? और एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है? एक पैकेट की कॉस्ट है 900 रुपीज। कितनी है? अभी मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम चिल्लर सा क्वेश्चन है। कौन किसको कंसाइन कर रहा है? वाई कंसाइन कर रहा है। किसको कंसाइन कर रहा है? चलो कंसाइनी कोई कंसाइन करता होगा। किसको कंसाइन करता होगा? कंसाइनी कोई कंसाइन करता होगा। और कितने पैकेट्स कंसाइन कर रहा है? 800 पैकेट्स कंसाइन कर रहा है। और पैकेट्स की कॉस्ट क्या है? 900 रुपीज है। ये समझ में आया क्या आपको यहाँ पे? तो मुझे बताओ 800 मल्टीप्लाई बाय 900 कितना हो जाएगा? 7,20,000। कितना हो जाएगा आपका? 7,20,000। तो क्या 7,20,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स कंसाइन हो रहे हैं क्या? एंट्री क्या पास करोगे कंसाइनर की बुक्स में? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट to goods sent to consignment account credit. Mr. Y spent 100 per packet as cartage, freight, insurance and forwarding charges. 100 per packet. Mr. Y ने क्या किया था? मैं consignment account बना रहा हूँ। कौन सा account बना रहा हूँ? consignment account बना रहा हूँ। क्या यहाँ पे 7,20,000 डेबिट कर सकता हूँ क्या? ये consignment account है। कौन सा account है ये? consignment account है। Mr. Y ने 100 रुपीज पर पैकेट स्पेंड किया है अलग अलग एक्सपेंस को लेके, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 800 कितना होता है? 80,000 रुपीज। क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होगा क्या? तो एंट्री क्या पास करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आगे क्या लिखा हुआ है? वन पैकेट वाज लॉस्ट ऑन द वे। ऑन द वे मतलब इन ट्रांजिट, एक पैकेट लॉस्ट हो गया। एंड मिस्टर वाई लॉज क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी एंड कुड गेट 570 रुपीज एज अ क्लेम ऑन एवरेज बेसिस। बीच रास्ते में एक पैकेट क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। बीच रास्ते में एक पैकेट लॉस्ट हो गया। ये तो कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। एक पैकेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 900 रुपीज है। तो क्या 900 का ये लॉस ओरिजिनल कॉस्ट होगी क्या? एक पैकेट पे क्या 100 रुपए का कंसाइनर का एक्सपेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने का आ रहा है? 100, वही लिखा है ना, 100 रुपीज पर पैकेट इंकर्ड कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या 100 रुपए का एक्सपेंस भी ऐड होगा कि नहीं होगा? कंसाइनी का कोई भी एक्सपेंस ऐड होने वाला नहीं है, क्योंकि लॉस कहाँ पे हुआ है? इन ट्रांजिट हुआ है। तो बताओ एक पैकेट का लॉस कितने का बन गया? 1000 का बन गया क्या? और इंश्योरेंस कंपनी इसमें से कितना पैसा दे रही है? इंश्योरेंस कंपनी से हमें रिसीवेबल है, कितना रिसीवेबल है? कहाँ गया? कितना रिसीवेबल है? 570 रुपीज रिसीवेबल है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे नेट लॉस कितने का होगा? नेट लॉस कितने का होगा? बताओ कितने का आ रहा है? क्या 430 रुपीज का नेट लॉस आ रहा है क्या? मुझे उसकी जर्नल एंट्री चाहिए, मुझे उसकी जर्नल एंट्री चाहिए, जर्नल एंट्री चाहिए। जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा? 1000 रुपीज टोटल लॉस से। टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? 1000 रुपीज से। नेक्स्ट एंट्री क्या पास करोगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट से कितना डेबिट, कितना आने वाला है? 570। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना होने वाला, कितना है रिसीवेबल? 430। टू क्या लिखेंगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कितने से होगा? 1000। आप वर्किंग नोट में एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेना। कौन सा अकाउंट बना लोगे वर्किंग नोट में? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेना। तो क्या मैं कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या क्रेडिट कर सकता हूँ 1000 रुपीज बाय एबनॉर्मल लॉस? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आपको उसमें? आगे क्या लिखा हुआ है? कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स। तो बताओ 800 माइनस 1, कंसाइन ने कितने पैकेट्स की डिलीवरी ली होगी? 799 पैकेट्स की डिलीवरी ली होगी। एंड spent 39,950 as other non-recurring expenses. उस कंसाइनी ने 39,950 के अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड किए एंड 22,500 एज रिकरिंग एक्सपेंसेस। एंड 22,500 कौन सा एक्सपेंस इंकर्ड किया? रिकरिंग एक्सपेंसेस। 740 पैकेट्स वर सोल्ड एट ₹12 पर टूथपेस्ट। 12 पर टूथपेस्ट। मुझे बताओ एक बॉक्स में कितनी टूथपेस्ट थी? 100 थी। कितनी थी? 100। और एक टूथपेस्ट को कितने में बेचा? 12 पर टूथपेस्ट। तो मुझे बताओ 12 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, एक बॉक्स में, एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है। एक टूथपेस्ट को कितने में बेच रहे हैं? 12 रुपए में बेच रहे हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो एक पैकेट क्या 1200 रुपए में बिक रहा है क्या? Consign is selling one packet in 1200 rupees. You get my point very clear, because one packet contains 100 toothpaste and one toothpaste consign is selling in 100 rupees each. तो अगर 100 रुपए में अगर एक टूथपेस्ट बेच रहा है तो एक पैकेट में क्या 100 टूथपेस्ट है? तो बताओ एक पैकेट कितने में सोल्ड आउट हो रहा है? 1200 रुपीज में सोल्ड आउट हो रहा है क्या?
ऐसे उसने कितने पैकेट सोल्ड आउट कर दिए? 740 पैकेट सोल्ड आउट कर दिए, और एक पैकेट कितने में सोल्ड आउट हुआ है? 1200 रुपीज में सोल्ड आउट हुआ है। बताओगे फटाफट कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है बताओगे फटाफट? कितना आ रहा है बोलो फास्ट? 8,88,000 करेक्ट है प्रेरणा। तो आपको नहीं लगता है ये 8,88,000 क्या हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रिएट कर देंगे? कहां पे क्रिएट कर देंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? he was entitled to 2% commission on sales plus 1% del creditor commission, 1% del creditor commission। तो मुझे बताओ 1% del creditor commission 2%, तो कमीशन कितना आएगा? फटाफट बता दो मुझे, अलग अलग बताना। 2% रेगुलर कमीशन भी अलग बताओ और del creditor कमीशन भी अलग बताओगे। 2% कमीशन, रेगुलर कमीशन कितना आ रहा है? फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा एक सेकंड, कंसाइनी के एक्सपेंस की भी तो एंट्री आएगी ना। कंसाइनी का एक्सपेंस कितना था? 39,950 एंड 22,500। क्या इसकी भी एंट्री आनी चाहिए ना? ओके। और आपका कमीशन का एक्सपेंस कितने का आ रहा है? 17,760। ओम ने ये कैलकुलेशन किया, बराबर है कि नहीं है? बाकी सारे बच्चे कैलकुलेशन करके बताओगे मुझे, ये बराबर है कि नहीं है? 17,760 बराबर है कि नहीं है? करेक्ट है। चलो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। इसमें दोनों कमीशन आ गए ना, रेगुलर भी आ गया और डेल क्रेडिटर भी आ गया। करेक्ट है ना? मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया बेटा। इसमें दोनों कमीशन आ गए ना, रेगुलर भी आ गया। वैभवी बोल रही है नो सर, तो एक ही कमीशन आया क्या? अच्छा तो ये रेगुलर कमीशन है, तो बताओ डेल क्रेडिटर कितना होगा? डेल क्रेडिटर कितना होगा बता दो ना, डेल क्रेडिटर कितना होगा बता दो फास्ट। डेल क्रेडिटर कितना होगा? ओके ओके 5 मिनट। तो डेल क्रेडिटर कितना आ जाएगा? 8880। सभी बच्चों ने बोला वैसे मैंने लिखा है, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एट द एंड, एबनॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। बेटा जितना पूछा गया है हम उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एट द एंड, कैलकुलेशन करना है आपको, बताना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। एंड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन भी शो करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन का पार्ट है, वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है। एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, वो तो क्या ये इससे आज कंसाइनमेंट अकाउंट से आ जाएगा क्या आपका? और जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस आ गया, उसको सेपरेटली लिख के बताना पड़ेगा कि प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट इतना इतना आया, इतना इतना आया। लेकिन क्या अभी भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना बाकी है क्या? यस। मुझे बताओ कंसाइनर ने कितने पैकेट्स कंसाइन किए थे? 800। क्या बीच रास्ते में क्या एक पैकेट लॉस्ट हो गया था? तो बताओ कंसाइनी ने कितने रिसीव किया? 799। तो अब मुझे बताओगे कितने पैकेट सोल्ड आउट हो गए? 740। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने पैकेट्स होंगे? 59। इसकी वैल्यूएशन करके आपको शो करनी है। 59 पैकेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 900। फटाफट बताओ, कैलसी पे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये। 59 मल्टीप्लाई बाय 900। क्या एक पैकेट की ओरिजिनल कॉस्ट 900 रुपीज थी ना? हाँ, तो 59 पैकेट्स की कितनी होगी? 59 पैकेट्स की कितनी होगी? हाँ 53,100। करेक्ट है। क्या उसमें कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड करेंगे क्या? यस। कंसाइनर का एक्सपेंस क्या एक पैकेट पे 100 रुपीज का था, तो 59 पैकेट्स पे कितना आएगा? 5,900 का आएगा। क्या कंसाइनी का एक्सपेंस भी ऐड होगा क्या? यस, लेकिन सिर्फ नॉन रिकरिंग नेचर वाला। कौन सा वाला? नॉन रिकरिंग नेचर वाला। मुझे बताओ कंसाइनी ने क्या नॉन रिकरिंग नेचर वाला कौन सा एक्सपेंस इनकर्ड किया हुआ है? 39,950। लेकिन ये कितने यूनिट्स के लिए है? 799 के लिए। कितने हैं? 799। क्योंकि कंसाइनी ने जो यूनिट्स रिसीव किए थे वो 800 यूनिट रिसीव नहीं किए थे। कितने रिसीव किए थे? 799। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगा कि 799 के लिए कितना एक्सपेंस है? 39,950। तो बताओ 59 यूनिट्स के लिए कितना होगा? एक्स होगा। तो ये इक्वेशन क्या आ गया? 59 multiply by 59 multiply by 39,950 divided by 799। तो ये कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है? ओम ने बताया 2950। मुझे नहीं पता बेटा, ध्यान से देख लेना। 2950। तो बताओ ये टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आया? टोटल कितना आया? टोटल 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 कितना आया? प्लस 5,900 प्लस 53,100 कितना आ जाएगा? 61,950। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन प्रॉपर्ली बताना होगा।
एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन प्रॉपर्ली बताना होगा, यही क्लोजिंग स्टॉक क्या आपके प्रॉफिट है, अरे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, उसके बाद का कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, उस प्रॉफिट को भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा, सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा कि कंसाइनमेंट का कंसाइनमेंट प्रॉफिट इज सो एंड सो। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अब डाउट है तो पूछोगे, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे। ठीक है, प्रेरणा करेक्ट है। आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। मैं कल डिस्कस करूंगा, मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, एवरी सिंगल क्वेश्चन भी डिस्कस। कल से हम एनपीसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी स्टार्ट करेंगे और हाफ एन आवर में क्वेश्चन पे डिस्कशन भी करेंगे। आपके लिए होमवर्क में और एडिशनल क्वेश्चन क्या रहेंगे? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया, हाँ 7 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 एडिशनल क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। ये तो करना ही है आपको 9 एंड 10 तो, लेकिन 7 8 भी सॉल्व करोगे, कल उस पर डिस्कशन भी कर लूंगा। और कल से एनपीसी स्टार्ट, क्या स्टार्ट करूंगा, आपका एनपीसी स्टार्ट करूंगा। ओके चलो, विल सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।